नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले हम जो है आपको भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को हमने आपको पढ़ाया और द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि बहुत ज़्यादा योगदान है दोस्त भारतीय शिक्षा के विकास में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, ठीक है, उसके तहत हमने आपको बताया था कि नवोदय विद्यालय की स्थापना, डाइट की स्थापना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना और 10+2+3 शिक्षा संरचना को लागू किया जाना, ये बहुत बड़े बड़े कार्य हुए थे दोस्त 1986 की शिक्षा नीति में। और तीसरी आपके देखेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं दोस्त, वो जो 1986 का संशोधित रूप था, कुछ उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था, ठीक है, उस पर हम जो है आपसे आज चर्चा करना चाहते हैं। दोस्त, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें कुछ भी सूचित नहीं करते हैं, निर्देशन थोड़ा सा आप लोगों का आवश्यक है और कमेंट के माध्यम से आप जो भी सही है आपको लगा या गलत आपको लगा, ठीक है, उसके माध्यम से हमें भी कुछ आप लोग जो है सूचित करते रहें दोस्त, ठीक है। और जो भी जुड़े हैं सभी का जो है हम अपने चैनल से जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दोस्त। और चलते हैं आगे, हम इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन की शिक्षा नीति में क्या क्या बातें और क्या क्या तथ्य को जो है फिर से संशोधित किया गया 1986 की शिक्षा नीति को। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो अब तक के जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो मुख्य रूप से 3 आई है। ये तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो पहला देखेंगे 1968 में आया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया अस्तित्व में, उसको अस्तित्व में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो कोठारी आयोग को दिया जाता है। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर जो है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या किया जाता है, घोषणा किया जाता है दोस्त, ठीक। और इसके बाद जो है 1968 के बाद देखेंगे 1986 में आपकी द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है और द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का आता है, जिसके तहत जो है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया जाता है और तमाम ऐसे कार्य हुए हैं। नारी शिक्षा पर बल दिया गया है और देखेंगे इसमें MLL पर बल दिया गया है दोस्त, नवोदय विद्यालय का विस्तार किया गया है, तकनीकी शिक्षा पर बल दिया है। तो इसमें भी कुछ संशोधन किए गए थे 1986 की शिक्षा नीति में। और देखेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी 2019 में जो लाया गया और 2020 में जो लागू किया गया, ठीक है, वो भारत की जो है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो यहाँ से भी प्रश्न बने हैं और आगे संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसको देखते हुए हम जो है आज इस पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो चलते हैं दोस्त। पहले देखिएगा, कह रहा है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, किसे हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसे कहते हैं, 1992 की जो शिक्षा नीति है उसे हम क्या कहते हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि 1992 की जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कितने नामों से पूछा जा सकता है। तो इसके नाम जो है बदल कर पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसको भी देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 इसको कहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि 1986 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को कहा जाता है। चौथा देखिएगा, कह रहा है कार्य योजना 1992, क्योंकि 1986 में जो संस्तुतियाँ थी उनकी कार्य योजनाएँ जो थी उन कार्य योजनाओं में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। किस शिक्षा नीति के तहत, 1992 की शिक्षा नीति के तहत। आगे चलते हैं और कह रहा है कि 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन हेतु किस कमेटी का गठन किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, जो 1986 की शिक्षा समिति ने अपने प्रस्ताव को रखा और समिति ने उसमें जो है विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करके दोस्त उसको लागू किया था। लेकिन पुनः समय समय पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समाज और साइंस और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है वैसे समाज में क्या होता है दोस्त, एक प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। समाज में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो समाज के डिमांड के अनुसार जैसे उसकी मांग होती है और पाश्चात्य देश किस रास्ते पर चल करके प्रगति पर पहुँचे हैं
उसको भी हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वहाँ से भी हम उसकी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की नकल करते हैं दोस्तों। जैसे जैसे आप देखेंगे पाश्चात्य देशों में एक प्रकार से वो साइंस और टेक्नोलॉजी का शिक्षा में प्रयोग किए और काफ़ी विकास उनका हुआ, शैक्षिक क्षेत्र से लेकर, आर्थिक क्षेत्र से लेकर, सामाजिक क्षेत्र से लेकर के, राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के नई नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने लाया शिक्षा में। वैसे हमने भी क्या किया, उन्हीं की शिक्षा नीति से सीख करके और अपनी शिक्षा नीतियों में क्या किया है दोस्त, संशोधन किया। तो ऐसे 1986 की शिक्षा नीति का जो संशोधन किया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा ये किया गया, जो गठन के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको हम कमेटी के नाम में जानते हैं आचार्यराम मूर्ति समिति। तो आचार्यराम मूर्ति समिति का गठन कब किया जाता है, 1990 में किया जाता है। क्यों किया जाता है, 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन करने हेतु या उसका पुनरीक्षण करने हेतु, ठीक है, या सुझाव देने हेतु, या उसमें क्या कमियां हैं उसको बताने के लिए जो है आचार्यराम मूर्ति समिति का गठन किया जाता है 1990 में। यहाँ तक आया समझ में? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आचार्यराम मूर्ति समिति का गठन 1990 में किया गया। राम मूर्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कन्फर्म उन्हीं के नाम पर है, आचार्यराम मूर्ति जी। तो आचार्यराम मूर्ति जी जो है स्वयं क्या थे, राम मूर्ति समिति के क्या थे दोस्त, अध्यक्ष थे। अब अगला प्रश्न यहाँ पर पूछेगा, देखिए इसका नाम कैसे आपके सामने बदलेगा, कहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए बातें वही हैं, चाहे आचार्यराम मूर्ति समिति का अध्यक्ष पूछ ले या पुनरीक्षण समिति का अध्यक्ष पूछ ले, तो बातें वही हैं। तो चाहे आपके सामने पुनरीक्षण समिति पूछ ले तो आचार्यराम मूर्ति ही हो जाएंगे उसके अध्यक्ष, और इसी को और बदलेगा एक नाम से, NPERC। तो यहाँ पर देखिएगा NPERC के अध्यक्ष, तो चाहे NPRC का अध्यक्ष पूछ ले या राम मूर्ति समिति का अध्यक्ष पूछ ले या पुनरीक्षण समिति का अध्यक्ष पूछ ले, तीन बातें हैं, इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और सबके सब अध्यक्ष कौन है दोस्त, आचार्यराम मूर्ति जी हैं। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि NPERC है क्या, तो NPERC, तो इसका पूरा नाम देखेंगे, NPERC का पूरा नाम है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिव्यू कमेटी। नेशनल पॉलिसी ऑफ, एक शब्द छूट गया है दोस्त, हाँ, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिव्यू कमेटी, राइट फुल है। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, इसका फुल नेम क्या होगा NPERC का, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिव्यू कमेटी, ठीक है। तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे, आचार्यराम मूर्ति। इसी को हिंदी में क्या कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे, आचार्यराम मूर्ति। आगे चलते हैं, पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट, आचार्यराम मूर्ति समिति को जांचने परखने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। तो देखिएगा, चाहे पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पूछ ले या NPERC का पूछ ले किस लिए गठन किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आचार्यराम मूर्ति समिति को जांचने परखने के लिए किस कमेटी का, देखिए सबसे पहले जो है 1986 की शिक्षा नीति पर जो है सुझाव देने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, तो आचार्यराम मूर्ति कमेटी का गठन किया गया था। कब, 1990 में, ठीक। 90 में इस कमेटी ने जो कुछ भी सुझाव दिया, इस सुझाव को फिर जांचने परखने के लिए जो है जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया जाता है। कब, 1991 में। अब जनार्दन रेड्डी समिति क्यों गठित की जाती, क्योंकि आचार्यराम मूर्ति समिति ने जो अपना सुझाव दिया था वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसको जांचने परखने के लिए जो है एक समिति का गठन फिर किया जाता है। और उस समिति का गठन कब किया जाता है, किस नाम से किया जाता है, तो जनार्दन रेड्डी समिति। किस लिए, यहाँ पर देखिएगा, आचार्यराम मूर्ति समिति के जांचने परखने के लिए जो है जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया था। और जनार्दन रेड्डी समिति का अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर देखेंगे श्री N जनार्दन रेड्डी, तत्कालीन आंध्र प्रदेश के क्या थे दोस्त, शिक्षा मंत्री थे, ठीक। जनार्दन रेड्डी को जो है जनार्दन रेड्डी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तत्कालीन जो आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे। और किस लिए बनाया गया था, जो आचार्यराम मूर्ति समिति ने सुझाव को दिया था उसका पुनरीक्षण करना, फिर से उसकी जांच करके और आयोग को जो है रिपोर्ट देना, ठीक। इसलिए जो है जनार्दन रेड्डी समिति कब अस्तित्व में आया, 1991। आचार्यराम मूर्ति समिति कब अस्तित्व में आया, 1990। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि जनार्दन रेड्डी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 15 सदस्य थे। जनार्दन रेड्डी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 सदस्य थे। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि जनार्दन रेड्डी समिति के कुल कितनी बैठकें की गई थी, तो ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पर देखिएगा आचार्यराम मूर्ति समिति ने अपने सुझाव में 1986 में जो कुछ संशोधन किया, चाहे वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित हो, चाहे नवोदय विद्यालय से संबंधित हो, चाहे नारी शिक्षा से संबंधित हो, या तकनीकी शिक्षा से संबंधित हो, या MLL से संबंधित हो, ठीक है, उस सब में क्या उसने सुझाव दिया,
उसकी समीक्षा करने के लिए जनार्दन रेड्डी की क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और जनार्दन रेड्डी ने इनकी कमेटी का जो सुझाव था उस सुझाव पर जो है निष्कर्ष देने के लिए वो 4 बैठकें करते हैं। और चारों बैठकें कहाँ और कब कब किया है उस पर चल रहे हैं। तो पहली बैठक देखिएगा, जनार्दन रेड्डी समिति की कुल बैठकें 4। प्रथम जो है उसने दिल्ली में किया था, और कब किया था उसको देखेंगे। 27 अगस्त 1991 में जनार्दन रेड्डी की समिति का पहला बैठक होता है दिल्ली में। दूसरी बैठक होती है हैदराबाद में 20 और 21 सितंबर 1991 को। और तीसरी बैठक दिल्ली में फिर होती है 25 और 26 नवंबर 1991 को। और चतुर्थ दिल्ली में फिर होता है 21 और 22 जनवरी 1991। कहने का से ये है कि जनार्दन रेड्डी की कुल बैठकें जो हुई थी 4 बैठकें हुई थी। 3 बैठकें तो सीधे दिल्ली में हुई थी, 1 बैठक याद कर लीजिएगा हैदराबाद में हुई थी। और 4 बैठकों के बाद जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट को क्या किया था दोस्त, पेश किया था, ठीक 1991 में। और इनकी रिपोर्ट के आधार पर 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन को पास किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। MLL पर बल दिया था कौन से शिक्षा नीति, तो MLL पर बल दिया था 1992 की शिक्षा नीति। 1992 की शिक्षा नीति है क्या, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 1992 की शिक्षा नीति में देखिएगा MLL का फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ये अवधारणा जो है 1992 की शिक्षा नीति में लाया गया था दोस्त। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इसका अर्थ क्या होगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सरल करते हैं। कह रहा है कि MLL जो कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है। आगे समझ में, कह रहा है कि MLL के माध्यम से जो है बाल केंद्रित शिक्षा का उदय हुआ दोस्त। और इसमें जो है भाषा, गणित और पर्यावरण की शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ये केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है। और इस पर जो बल दिया गया है भाषा की शिक्षा पर, गणित की शिक्षा पर, और जो है पर्यावरण की जागरूकता के प्रति जो है बच्चों को जागरूक किया जाए, इसकी शिक्षा बच्चों को दिया जाए। अगला कह रहा है कि उच्च प्राथमिक, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब विस्तारित किया गया, तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जो है 1987 में लागू किया जाता है क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB कहते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाने का एक प्रकार से लाया किसने था, तो 1986 की शिक्षा नीति में लाया था, लेकिन केवल प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया था, कक्षा 1 से 5 तक दोस्त, ठीक। अब इसे जो है 6 to 8 अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने का सुझाव जो दिया था 1992 की शिक्षा नीति में दिया गया था। अब 1992 की शिक्षा नीति के तहत जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना विस्तारित किया जाता है, ठीक है, किस स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर। और इसके तहत देखेंगे, कह रहा कि कम से कम 3 बड़े कमरे और 3 शिक्षक की नियुक्ति किया जाए। किसके तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत। 3 बड़े कमरे, 3 शिक्षक। और ये जो है कब सुविधा दी जाएगी, जब वहाँ उस प्राथमिक स्कूल में 100 बच्चे कम से कम उपलब्ध होंगे तब। और दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, चार्ट, मॉडल, डस्टर, ठीक है दोस्त, खिलौने, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, ये तत्काल जो है उपलब्ध कराया जाए ताकि हम 100% साक्षरता को प्राप्त कर सकें। आया समझ में, फिर से चलते हैं। कह रहा उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लाया गया, 1992 में। उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यक्रम के तहत 3 कमरे, 3 शिक्षक, 100 से अधिक संख्या होने पर ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, मॉडल, मानचित्र, खिलौने एवं अन्य सहायक शिक्षण सामग्री वहाँ पर पहुँचाई जाए। और देखिए एक सुझाव दिया था दोस्त कि रटाई पर बल ना दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, रटने पर, बच्चों के रटाने पर बल ना दिया जाए, वरन समझाने पर बल दिया जाए। ये भी जो 1992 की शिक्षा नीति में कहा गया है दोस्त। आगे चलते हैं। फिर देखिए कह रहा है कि गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो 1992 की शिक्षा नीति के तहत गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, ये भी पूछा जा चुका है। गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है लेकिन वो किसी कारण से विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा में किसी कारण से, आर्थिक कारण से या आप पर्यावरणीय कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो छोड़ करके चले जाते हैं। तो उनको कैसे शिक्षा, उनको कैसे साक्षर किया जाए, उसके लिए जो है गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था 1992 की शिक्षा नीति के तहत। 6 से 14 वर्ष के बच्चों द्वारा पढ़ाई को बीच में छोड़ देने के कारण शिक्षा प्रदान हेतु संगठित कार्यक्रम है। अतः बच्चों के समय और सुविधा के अनुसार, सबसे मूल पॉइंट,
बच्चों के समय एवं सुविधा के अनुसार उस स्थान पर जा कर के उनको शिक्षा प्रदान करना। ये किसके तहत था? गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत। और ये लाया कब गया था? 1992 की शिक्षा नीति के तहत लाया गया था। आगे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस योजना, ध्यान दीजिए, सर्व शिक्षा अभियान किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 1992 की शिक्षा नीति के तहत 2001 से जो है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया था। फिर से चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 1992 की शिक्षा नीति के अनुसार 2001 से इसकी शुरुआत देश के सभी जिलों में लागू किया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके दोस्त वहाँ, ठीक। फिर क्या कह रहा है? लागू किया गया और 6 से 14 वर्ष के लिए। लक्ष्य क्या था सर्व शिक्षा अभियान का? तो 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना। आगे चले। अगला देखिएगा, कह रहा है शिक्षा गारंटी योजना स्कीम कब लाया गया? शिक्षा गारंटी स्कीम, तो देखिएगा शिक्षा गारंटी योजना जो थी वो 1992 की शिक्षा नीति के तहत 2005 में लाया गया था। और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में उसकी शुरुआत की गई थी, केंद्र कितना सहयोग देगा और राज्य कितना सहयोग देगा, ये अनुपात कुछ हम आपको बताने वाले हैं दोस्त। और ये अनुपात जो है देखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पर देखिएगा जो 9वीं पंचवर्षीय योजना में अनुपात पहला था 85 और 15 का अनुपात था, अर्थात 85% भार वहन करेगी कौन? केंद्र सरकार, 15% कौन करेगी? राज्य सरकार। 75 और 25 का आया 10वीं पंचवर्षीय योजना में, और 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद यह जो अनुपात था केंद्र और राज्य का वो 50 और 50 का अनुपात हो गया, ठीक है, 50-50 का अनुपात वहाँ पर हो गया। अब कह रहे हैं कि 1992 की शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या था? 2010 तक सभी को क्या करना? सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। आगे 1992 की शिक्षा नीति का लक्ष्य 2010 तक सभी के लिए शिक्षा। कार्य योजना 1992 के कितने खंड थे? 23 खंड थे। और 23 खंडों में क्या क्या है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्या कह रहा है कि नारी समानता के लिए शिक्षा। पहला देखिएगा कार्य योजना 1992 के 23 खंड है। पहला क्या कहा है कि नारी समानता के लिए शिक्षा। दोस्त, जो हमारे यहाँ जेंडर विभेद चल रहा है, जो लैंगिक पक्षपात चल रहा है, ठीक है, उस पक्षपात को हटाने के लिए, ठीक है, और नारी को सशक्तिकरण मजबूत करने के लिए जो है 1992 की शिक्षा नीति में बहुत बल दिया गया है। इसलिए नारी समानता की शिक्षा पर बल दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ों की शिक्षा पर बल दिया गया है और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर बल दिया गया 1992 की शिक्षा नीति में। विकलांगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया है। नवोदय, यहाँ पर देखेंगे दोस्त, नवोदय विद्यालय पर विस्तारित किया गया है और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। उच्च शिक्षा पर बल दिया गया है। मुक्त शिक्षा पर बल दिया गया है, ठीक है, जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं दोस्त, ठीक है। आप देखते हैं कि वैसे तो इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो हैदराबाद, भारत का पहला जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन है दोस्त? हैदराबाद राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। तो उसको देखेंगे, उसकी स्थापना 1982 में ही हो गई थी, ठीक। लेकिन उसका विस्तारित करने के लिए दोस्त यहाँ पर भी बातें की गई हैं मुक्त शिक्षा पर। और अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अध्यापकों को योग्यता का विकास करने के लिए जो है अध्यापकों में जो है प्रशिक्षण दिया जाए दोस्त, ठीक, उनके स्किल डेवलप किए जाए, ठीक है, ताकि वो जो है बालक के रुचि, आयु, योग्यता, क्षमता, बुद्धि और वातावरण को ध्यान में रखते हुए बालक को जो है शिक्षा के लिए समायोजन कर सके और इंडिविजुअल डिफरेंट, व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए टीचर जो है क्या करे, बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। तो इन सब योग्यताओं और कौशल के विकास के लिए जो है शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात करता है कौन? 1992 की शिक्षा नीति। और शिक्षा का प्रबंध करना, ठीक है, शिक्षा का प्रबंध करने में सारी चीज़ें आ जाएंगी दोस्त, शिक्षक से ले करके, फर्नीचर से ले करके, ठीक है, बिल्डिंग से ले करके, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। कैसे प्रबंध होगा इसकी भी व्यवस्था की गई है। और कह रहा है यहाँ पर उपाधि एवं रोजगार से भी लगता, उपाधियों को रोजगार से भी लगता थोड़ा सा अलग किया जाए, उनके स्किल को डेवलप किया जाए। अगला क्या कह रहा है? तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया है।
और देखेंगे अनुसंधान अर्थात रिसर्च पर बल दिया गया है, शोध पर बल दिया गया है, शोध को बढ़ावा दिया गया है। और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अर्थात जो भारत की अपनी एक संस्कृति है, बच्चे उस अपनी संस्कृति के प्रति भी क्या रहें दोस्त, जागरूक रहे। और भाषा विकास पर, तो भाषा विकास के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस पर भी बल दिया गया है। और जन संचार एवं शैक्षिक तकनीकी पर बल दिया गया है, ठीक है, अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उसका विस्तार किया गया है। आया समझ में? हाँ जी, विचार विनिमय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया। और इस संप्रेषण की प्रक्रिया को कैसे और बेहतर बनाया जाए, उसके लिए जो है जनसंचार और शैक्षिक तकनीकी का भी क्या कहा है दोस्त, प्रयोग किया जाए। देखिएगा, और खेल पर बल दिया है, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोस्त खेल और योगा पर भी क्या दिया है दोस्त, इसने ध्यान दिया है। तो दोस्त इस प्रकार से हम लोग जो है आज पहले हम लोगों ने 1968 की शिक्षा नीति पर चर्चा हुआ, फिर 1986 की शिक्षा नीति पर चर्चा हुआ, और आज हमने जो है आपके सामने जो है वो 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा किया है। और दोस्त इसके पहले जो है आप देखेंगे तो हमने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू किया गया था, उस पर भी हमने एक वीडियो आपको पहले से ही बनाया है। और अगर फिर से आप उसको चाहते हैं, कुछ उसमें जो नए संशोधन हुए हैं दोस्त, ठीक है, अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि नहीं 2020 की शिक्षा नीति को एक बार फिर से पढ़ाया जाए, तो जैसा भी होगा, अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हाँ सर हमें 2020 की शिक्षा नीति पर जो है थोड़ा सा नई जानकारी दीजिए, तो फिर हम उस पर जो है आपको एक प्रकार से चर्चा करेंगे और वीडियो भी बना करके या बनाने का प्रयास करेंगे दोस्त, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।